हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट एग्जामिनेशन 2024 के पेपर 2 कंप्यूटर साइंस वीडियो सीरीज में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूनिट के एमसीक्यूज देखने वाले हैं। और अगर आपको कंप्यूटर साइंस के अदर यूनिट जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डीबीएमएस या फिर कंप्यूटर फंडामेंटल जैसे यूनिट के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप उसे जरूर से चेक कर लें, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं और इस ईयर में भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग विद दिस वीडियो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है। तो बेसिकली आप सभी को पता होगा कि जब भी कोई कंपनी में सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है, सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, तो उसमें यूजुअली 6 स्टेप होते हैं। कहीं कहीं पे STLC में 7 स्टेप भी है, 7 फेजेस भी हैं। बट यूजुअली हमारे पास 6 स्टेप होते हैं, जिनमें कि फर्स्ट स्टेप हमारा होता है एनालिसिस या फिर प्लानिंग फेज, और सेकंड होता है हमारा डिफाइनिंग फेज, थर्ड वन इज डिजाइनिंग फेज, फोर्थ वन इज कोडिंग फेज, फिफ्थ फेज इज टेस्टिंग एंड सिक्स्थ वन इज डिप्लॉयमेंट। तो बेसिकली इसमें STLC लाइफ साइकिल का फर्स्ट स्टेप क्या है वो हमें पूछा गया है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सिस्टम डिज़ाइन, सेकंड ऑप्शन इज कोडिंग, थर्ड ऑप्शन इज सिस्टम टेस्टिंग एंड द लास्ट वन इज प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। तो बेसिकली ऑप्शन डी इज माई करेक्ट आंसर। तो एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन मतलब कि क्या हमारा सॉफ्टवेयर का अल्टीमेट गोल क्या होगा, उसमें कौन कौन से डिज़ाइनिंग, उसकी क्या क्या बिहेवियर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, उन सब चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना, उसको एनालाइज करना, ये सारा हमारा फर्स्ट स्टेप में परफॉर्म किया जाता है। तो आइए सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो व्हाट डज रैड स्टैंड्स फॉर। तो रैड का फुल फॉर्म हमें पूछा गया है। तो हमारे ऑप्शंस हैं कि रैपिड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी इज रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ऑप्शन सी इज रिलेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ दीज। तो बेसिकली ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रैड स्टैंड्स फॉर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। Let's move to the third question. Which of the following activities of the generic process framework delivers a feedback report? तो हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक्टिविटी जो है वो फीडबैक के टाइम पे, लाइक कौन सा जो हमारा प्रोसेस फ्रेमवर्क है उसमें कौन सा एक्टिविटी जो है वो फीडबैक रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो हमें वो बताना है। तो हमारे ऑप्शंस हैं कि फर्स्ट ऑप्शन इज डिप्लॉयमेंट, सेकंड ऑप्शन इज प्लानिंग, थर्ड ऑप्शन इज मॉडलिंग एंड लास्ट ऑप्शन इज कंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, क्योंकि जब हमारा सॉफ्टवेयर बन के रेडी हो जाएगा और उससे हम जो भी स्टैक होल्डर या फिर जो भी क्लाइंट है, कस्टमर है, उसको जब हम प्रोडक्ट डिलीवर कर देंगे तो फिर वो कस्टमर या फिर क्लाइंट वो फिर हमें लाइक सॉफ्टवेयर टीम को फीडबैक प्रोवाइड करता है कि जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था या फिर जो सॉफ्टवेयर का आउटकम था वो लाइक मीट किया है या नहीं, वो मैच किया है या नहीं। तो वो फीडबैक जो है वो डिप्लॉयमेंट के टाइम पे ही, जैसे ही हमारा सॉफ्टवेयर बन के रेडी हुआ और जैसे ही हम उसे डिप्लॉय करते हैं, वैसे ही हमारा फीडबैक जो है, फीडबैक रिपोर्ट डिलीवर होता है। तो इसका थर्ड का राइट आंसर होगा डिप्लॉयमेंट। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज इन्वॉल्व इन सर्टिफाइंग द सस्टेन्ड डेवलपमेंट ऑफ लेगेसी सिस्टम। तो इसका ऑप्शन है री इंजीनियरिंग, ऑप्शन बी इज फॉरवर्ड इंजीनियरिंग, ऑप्शन सी इज रिवर्स इंजीनियरिंग एंड लास्ट ऑप्शन इज रिवर्स इंजीनियरिंग एंड री इंजीनियरिंग। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग और री इंजीनियरिंग में ही हम बेसिकली जो भी हमारा डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट का हम सर्टिफाइंग जो सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, वो चीज़ इसमें इन्वॉल्व होता है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग एंड री इंजीनियरिंग इज द राइट आंसर। तो लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन कि what is the name of the approach that follows step by step instruction for solving a problem। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक स्टेप बाय स्टेप जो इंस्ट्रक्शन होता है उस अप्रोच को हम क्या बोलते हैं वो हमें बताना है। तो हमारे ऑप्शंस हैं एल्गोरिदम, ऑप्शन बी इज प्लान, ऑप्शन सी इज लिस्ट एंड ऑप्शन डी इज सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये तो इजी क्वेश्चन है, क्योंकि एल्गोरिदम जो है उसे ही हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर या फिर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो एल्गोरिदम इज द राइट आंसर। Let's move to the sixth question. Which of the following word correctly summarized the importance of software design? तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को अगर हम एक शब्द में बोलें
तो हमें कौन सा वर्ड इनमें से सबसे बेस्ट है वो हमें बताना है। तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन है कॉम्प्लेक्सिटी, ऑप्शन बी इज इफिशियंसी, ऑप्शन सी इज क्वालिटी एंड ऑप्शन डी इज एक्यूरेसी। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो भी हम बनाते हैं, लाइक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है या फिर जो भी हम डायग्राम बनाते हैं, लाइक डीएफडी है, यूएमएल डायग्राम है, तो उन सब चीज़ों को, लाइक सिस्टम डिज़ाइन है, तो इन सब चीज़ों का लाइक सॉफ्टवेयर की क्वालिटी सबसे मेजर रोल प्ले करती है। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आइए सेवन्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट डज ए डेटा स्टोर सिंबल इन द डेटा फ्लो डायग्राम सिग्निफाइज। तो जो डेटा फ्लो डायग्राम हम लाइक ड्रॉ करते हैं, तो उसमें एक डेटा स्टोर नाम का सिंबल यूज़ किया जाता है। तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है हमें वो बताना है। तो हमारे ऑप्शंस हैं लाइक लॉजिकल फाइल, ऑप्शन बी इज़ फिजिकल फाइल, ऑप्शन ऑप्शन सी इज़ डेटा स्ट्रक्चर एंड ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली लॉजिकल फाइल can be represented as a data structure or a physical file or vice versa. That's why option D, like all of the above, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हैं लॉजिकल फाइल, फिजिकल फाइल एंड डेटा स्ट्रक्चर, इन सब को हम डेटा स्टोर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स मूव टू द एट्थ क्वेश्चन। व्हाट इज द मेन इंटेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैट्रिक्स। तो बेसिकली मैट्रिक्स भी सॉफ्टवेयर में तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोजेक्ट, सेकेंड वन इज प्रोसेस एंड द लास्ट वन इज प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट हमारा बेसिकली लाइक प्रोडक्ट की क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या उसकी क्वालिटी है, साइज है, वो उन चीज़ों को मेज़र करता है। एंड प्रोसेस जो होता है, प्रोसेस मीन्स कि जब भी हमारा सॉफ्टवेयर अभी डेवलपमेंट फेज में है, तो वहाँ पे हम कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, उनकी क्या बिहेवियर होगी, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, उनको मेज़र करने के लिए हम प्रोसेस मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। एंड प्रोजेक्ट मैट्रिक्स बेसिकली हमारा जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो लाइक डे बाय डे ऑन अ डेली बेसिस वो चेक करेगा कि हमारा आज जो भी डेवलपमेंट था, सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट था, वो कहाँ तक पहुँचा, कितना परसेंट हम रेडी कर लिए हैं अपना सॉफ्टवेयर। तो वो एक डेली बेसिस पे एक वो टाइम कितना लगा, क्या उसका कॉस्ट बन रहा है, क्या फिर उसकी रिस्क मैनेजमेंट, उन सारी चीज़ों को वो लाइक उनको मिनिमाइज करना, उनको मेंटेन करना, तो वो चीज़ होता है प्रोजेक्ट मैट्रिक्स में। तो हमारे ऑप्शंस हैं कि फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पस, option B is to minimize the development schedule, and option C is to evaluate the ongoing project quality on a daily basis, and option D is to minimize the development schedule and evaluate the ongoing project quality on a daily basis. तो बेसिकली ऑप्शन डी इज़ माई राइट आंसर, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट स्केड्यूल को मिनिमाइज भी करना है एंड सॉफ्टवेयर की क्या क्वालिटी है, क्योंकि हम क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो उसको भी इवेल्युएट करना ऑन अ डेली बेसिस, टाइम टू टाइम। तो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है कि विच पैरामीटर आर इसेंशियली यूज्ड व्हाइल कंप्यूटिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट। तो जब भी हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट को कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको हमें ध्यान देना होता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉस्ट, ऑप्शन बी इज एफर्ट कॉस्ट, ऑप्शन सी इज ट्रेवल एंड ट्रेनिंग कॉस्ट एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली हार्डवेयर कॉस्ट, एफर्ट कॉस्ट एंड ट्रेवल एंड ट्रेनिंग कॉस्ट, इन तीनों चीज़ों का हमें ध्यान देना होता है। दैट्स वाई फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, विच इज ऑल ऑफ द अबव। Now let's move on to the 10th question. Which of the following is used to predict the effort as a function of LOC and FP? तो बेसिकली LOC स्टैंड्स फॉर लाइन ऑफ कोड एंड FP स्टैंड्स फॉर फंक्शन पॉइंट। तो बेसिकली ये दोनों ही एस्टिमेशन टेक्निक है जिनका यूज़ हम बेसिकली सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिकली फंक्शनल पॉइंट जो है, फंक्शन पॉइंट, वो बेसिकली हमारे सॉफ्टवेयर की क्या साइज़ होगी, क्या कॉस्ट होगी, उसको लाइक डिटरमाइन करता है बेस्ड ऑन कि क्या क्या सॉफ्टवेयर में फीचर है, क्या क्या उसके फंक्शंस यूज्ड होंगे, मतलब कि सॉफ्टवेयर कौन कौन से फीचर को सपोर्ट करेगा। तो उस बेसिस पे सॉफ्टवेयर की साइज़ को, सॉफ्टवेयर का क्या कॉस्ट होगा, उसको डिफाइन किया जाता है। एंड LOC मीन्स की लाइन ऑफ कोड, लाइक जितना ज़्यादा लाइन ऑफ कोड होगा उतनी ज़्यादा सॉफ्टवेयर की साइज़ होगी। लाइक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि सॉफ्टवेयर साइज जो है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाइन ऑफ कोड। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रेडिक्ट द एफर्ट एज अ फंक्शन ऑफ LOC एंड FP। तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन है कोकोमो। कोकोमो स्टैंड्स फॉर कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल।
and second option is FP based estimation, and option C is both A and B, and option D is process based estimation. तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी विच इज कोकोमो एज वेल एज एफपी बेस्ड मॉडल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रीटेंस द क्वालिटी एंड टाइमलीनेस ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड सॉफ्टवेयर. तो जैसे ही हमारा सॉफ्टवेयर बन के रेडी हो गया तो अब उसमें उसकी क्वालिटी या फिर उसमें कोई भी अगर बग आता है तो उसमें उसकी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे जाती है वो हमें बताना है. तो हमारे ऑप्शन हैं बिजनेस रिस्क, ऑप्शन बी इज पोटेंशियल रिस्क, ऑप्शन सी इज टेक्निकल रिस्क, एंड ऑप्शन डी इज नॉन रिस्क. तो बेसिकली ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टेक्निकल रिस्क. तो टेक्निकल रिस्क ही लाइक मेन रिस्पॉन्सिबल रिस्क होता है जब कभी हमारा सॉफ्टवेयर आफ्टर डिप्लॉइंग, जब वो यूज़र उसको यूज़ करने लगा उस सॉफ्टवेयर को, तब अगर उसकी क्वालिटी में कुछ डिफेक्ट आ रहा है या फिर उसको डिग्रेड हो रहा है, देन ऑन दैट केस टेक्निकल रिस्क विल बी द वन दैट थ्रेटन्स द क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस्ड सॉफ्टवेयर. तो फ्रेंड्स, बिफोर मूविंग ऑन टू 12th क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें. एंड फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन 12th है कि व्हाट इज़ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ स्पाइरल मॉडल. तो बेसिकली स्पाइरल मॉडल भी एक मेजर मॉडल है जिसका यूज़ मेजरली हम लार्ज प्रोजेक्ट में, और जो प्रोजेक्ट जिसमें कि ज़्यादा हाई रिस्क है, तो जब रिस्की प्रोजेक्ट होता है या फिर लार्ज स्केल का प्रोजेक्ट है, देन इन दैट केस वी प्रेफर टू यूज़ स्पाइरल मॉडल. बट इस क्वेश्चन में हमें स्पाइरल मॉडल का जो मेजर ड्रॉबैक है वो पूछा गया है. तो ऑप्शन ए इज हायर अमाउंट ऑफ रिस्क एनालिसिस, ऑप्शन बी इज does not work well for smaller project, option C is additional functionality are added later on, and option D is a strong approval and documentation control. तो बेसिकली स्पायरल मॉडल अगेन रिस्क एनालिसिस में या फिर जो लार्जर स्केल प्रोजेक्ट है उसके लिए यूज़ किया जाता है. सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी दैट मीन्स कि स्पायरल मॉडल डज नॉट वर्क वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Now let's move on to the question 13th. So what does the study of an existing system refers to? तो एग्जिस्टिंग सिस्टम की स्टडी को हम क्या बोलते हैं हमें वो बताना है. तो हमारे ऑप्शंस हैं डिटेल्स ऑफ डीएफडी, ऑप्शन बी इज फिजिबिलिटी स्टडी, ऑप्शन सी इज सिस्टम एनालिसिस, और ऑप्शन डी इज सिस्टम प्लानिंग. तो बेसिकली सिस्टम एनालिसिस इज called as the study of existing system. तो system analysis is the right answer. Now let's move on to the question number 14. So when can white box testing be started? तो white box testing कब start होता है हमें वो बताना है. तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन है कि आफ्टर SRS क्रिएशन, आफ्टर इंस्टॉलेशन, आफ्टर प्रोग्रामिंग, एंड लास्ट ऑप्शन इज आफ्टर डिजाइनिंग. तो बेसिकली वाइट बॉक्स टेस्टिंग इज अगेन अ टाइप ऑफ टेस्टिंग जिसमें कि हमारे जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन होगा सॉफ्टवेयर का वो भी ट्रांसपेरेंट होता है. तो बेसिकली टेस्टिंग अगेन SDLC से ही इसका लाइक कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है कि SDLC में जैसे कि प्रोग्रामिंग के या फिर कोडिंग जो फेज है, बिल्डिंग फेज है, उसके बाद ही टेस्टिंग फेज आता है. सो दैट्स वाई जैसे ही हमारा प्रोग्रामिंग डन होगा वैसे ही वाइट बॉक्स टेस्टिंग स्टेप स्टार्ट हो जाता है. दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15. तो क्वेश्चन 15 कह रहा है कि टोटल फेज ऑफ रैड सॉफ्टवेयर मॉडल इज. तो रैड मॉडल जो हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में यूज़ करते हैं तो उनमें टोटल नंबर ऑफ फेजेस क्या हैं वो हमें बताना है. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 6, ऑप्शन बी इज़ 5, ऑप्शन सी इज़ 3, एंड ऑप्शन 4 इज़ 4. तो बेसिकली रैड मॉडल में टोटल फेज काउंट जो है वो 5 होता है. तो 5 फेजेस वर देयर. सो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. अब आइए 16th क्वेश्चन पे. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज वाटरफॉल मॉडल नॉट सुटेबल. तो वाटरफॉल मॉडल अगेन एक टिपिकल और एक सबसे ओल्ड मॉडल है लाइक सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए. तो वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है कि ये भी एक अगेन वैसा मॉडल है जिसमें कि जो प्रोजेक्ट के गोल्स हैं या फिर सॉफ्टवेयर के गोल्स हैं, लाइक एंड गोल जो है वो हमेशा सॉफ्टवेयर टीम का एक क्लियर होना चाहिए. लाइक वो अनएम्बिग्यूअस नहीं होना चाहिए. अगर वो अनएम्बिग्यूअस लाइक अगर वो क्लियर नहीं है, वो गोल अगर क्लियर नहीं है, देन इन दैट केस वहाँ पे फिर लाइक जो भी चेंजेस आएंगे लाइक लेटर स्टेजेस पे वो इनकॉर्पोरेट करना मुश्किल हो जाता है. दैट्स वाई वाटरफॉल लाइफ साइकिल में
जो भी डिज़ाइंड जो भी गोल्स हैं या फिर जो भी सेट ऑफ रूल्स हैं, जो भी आइडियाज़ होंगी कस्टमर या स्टेक होल्डर की, वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, वो क्लियर होने चाहिए। तो हमारे ऑप्शंस हैं कि स्मॉलर प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी इज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी इज मेंटेनेंस प्रोजेक्ट एंड ऑप्शन डी इज एकोमोडेटिंग चेंजेस। तो इसमें यही पूछा गया है कि उन किन कौन से कारणों से वाटरफॉल मॉडल जो है वो सुटेबल नहीं है। तो जब उसमें चेंजेस लाइक रेगुलर बेसिस पे जब उसमें चेंजेस आएंगी, देन इन दैट केस वाटरफॉल मॉडल इज नॉट सुटेबल। दैट्स वाई accommodating changes is one of the reason where waterfall cycle is not suitable. So now let's move on to the question number 17th. So it states as which among the following is not included in SRS. तो एस आर एस अगेन एक सेकेंड लेयर जो होता है एस डी एल सी का, जिसको हम डिफाइनिंग स्टेज भी बोलते हैं। तो डिफाइनिंग स्टेज में हम एस आर एस डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हैं। एस आर एस स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसमें कि सॉफ्टवेयर के फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, उन सारी चीज़ों को हम स्पेसिफाई करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी वही पूछा गया है कि कौन सी जो इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो एस आर एस में इंक्लूड नहीं होता। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है फंक्शनैलिटी, ऑप्शन बी इज परफॉर्मेंस, ऑप्शन सी इज डिजाइन सॉल्यूशन एंड ऑप्शन डी इज एक्सटर्नल इंटरफेस। तो बेसिकली फंक्शनैलिटी इज लाइक फंक्शनैलिटी एंड परफॉर्मेंस एंड एक्सटर्नल इंटरफेस, ये सारी चीज़ें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हम लाइक इंक्लूड करते हैं। बट डिज़ाइन सॉल्यूशन इज नथिंग not included in the SRS document. That's why design solution is the right answer. आइए अब 18th क्वेश्चन पे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ टाइप ऑफ कोड रिव्यू। तो कोड रिव्यू का कौन सा टाइप हमें ये बताना है। तो ऑप्शन ए इज कोड वॉक थ्रू, ऑप्शन बी इज कोड इंस्पेक्शन, ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी लाइक कोड वॉक थ्रू एंड कोड इंस्पेक्शन बोथ आर द टाइप ऑफ कोड रिव्यू। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Now let's move on to the 19th question. So which of the following is not included in the efficiency of a software product? तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की इफिशियंसी में कौन सा इंक्लूड नहीं है वो हमें बताना है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्रोसेसिंग टाइम, ऑप्शन बी इज लाइसेंसिंग, ऑप्शन सी इज रिस्पॉन्सिवनेस एंड ऑप्शन डी इज मेमोरी यूटिलाइजेशन। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विच इज लाइसेंसिंग. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question is which of the following model will not result in the desired output when the user participation isn't involved. तो हमें ये चीज़ बतानी है कि कौन सा मॉडल है जिसमें कि यूज़र की पार्टिसिपेशन लाइक वो इन्वॉल्व होनी ही चाहिए, लाइक यूज़र का पार्टिसिपेट होना नेसेसरी हो जाता है। अदरवाइज जो भी हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट है वो फिर नहीं मिल पाएगा। तो दैट्स वाई हमें वो मॉडल, जो भी मॉडल है उनका नाम बताना है जिसमें कि यूज़र पार्टिसिपेशन इज मस्ट। तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन है रेड एंड प्रोटोटाइपिंग, ऑप्शन बी इज वाटरफॉल एंड प्रोटोटाइपिंग, ऑप्शन सी इज प्रोटोटाइपिंग इन स्पाइरल एंड ऑप्शन डी इज स्पाइरल एंड रेड. तो बेसिकली रेड एंड प्रोटोटाइपिंग आर दोज मॉडल्स जिसमें कि यूजर पार्टिसिपेशन इज मस्ट, अदरवाइज वी विल we didn't get the desired output. That's why red and prototype are the right answer for this question. Now let's move on to the question 21. So unit testing is done by whom? तो यूनिट टेस्टिंग कौन सा लाइक जो बंदा है वो कौन सा बंदा यूज़ करता है, कौन करता है, वो हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज यूज़र, ऑप्शन बी इज कस्टमर, ऑप्शन सी इज डेवलपर एंड ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ दीज. तो बेसिकली यूनिट टेस्टिंग इज ऑलवेज डन बाय डेवलपर्स. Now let's move on to the 22 question. Alpha and beta testing are a form of dash. तो अल्फा एंड बीटा कौन सा लाइक टेस्टिंग का पार्ट है वो हमें बताना है. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ऑप्शन बी इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ऑप्शन सी इज सिस्टम टेस्टिंग एंड ऑप्शन डी इज यूनिट टेस्टिंग. तो बेसिकली अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग आर फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. दैट्स वाई 22 का आंसर होगा ऑप्शन ई, दैट इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. Now let's move on to the question number 23. Which of the following tools support different stages of software development cycle? तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल में कौन सा टूल है जो हर एक स्टेज पे यूज़ किया जाता है. तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा केस टूल, CASE टूल, ऑप्शन बी इज CAME टूल, ऑप्शन सी इज CAQE टूल, ऑप्शन डी इज केयर टूल. तो बेसिकली ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स. So option E is the right answer. Now let's move on to the question number 24. Which of the following is
आर कंसिडर्ड स्टैक होल्डर इन द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस में कौन सा जो ऑप्शन है हमारा, उसमें हम किसे स्टैक होल्डर एज अ स्टैक होल्डर कंसीडर करते हैं। तो हमारा ऑप्शन है कस्टमर, ऑप्शन बी इज एंड यूजर, ऑप्शन सी इज प्रोडक्ट मैनेजर एंड ऑप्शन सी इज ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि स्टैक होल्डर हमारा कस्टमर भी होता है, एंड यूजर भी होता है एंड प्रोडक्ट मैनेजर भी होता है। दैट्स वाई ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन पे। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल। तो इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल नहीं है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन ए इज ISO 9000, ऑप्शन बी इज मैकॉल मॉडल, ऑप्शन सी इज बोहेम मॉडल, ऑप्शन डी इज ISO 9126। तो बेसिकली ऑप्शन ई ISO 900 इज नॉट अ सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल। इट इज बेसिकली a standard which provides a set of rules, set of documents, जो कि हमें ये बताता है कि अगर हम एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू अगर पास करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा वो ग्रेट और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट आर बाउंड टू फॉलो ऑटोमेटिकली। तो अगर हम प्रोसेस अगर क्लियर एंड प्रॉपर प्रोसेस अगर फॉलो करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी एक अच्छे क्वालिटी का बनेगा। दैट्स वाई ISO मॉडल ISO 9000 is not a software quality model. It is a standard which provides some set of documents. That's why option E is the right answer. So friends, ये थे आज के कुछ 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड